मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनहट्टन की, बात करेंगे हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम की और बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े, सबसे जीनियस साइंटिस्ट, सबसे जीनियस इंसान अल्बर्ट आइंस्टाइन की। टाइम मैगजीन के जुलाई 1946 के शुमारे के टाइटल पर जापान पर गिराए जाने वाले न्यूक्लियर बम के नतीजे में बनने वाले मशरूम क्लाउड यानी धुएं और उसके आगे आलमी शोहरत याफ्ता साइंटिस्ट और अब तक के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाने वाले, समझे जाने वाले इंसान आइंस्टाइन की तस्वीर लगाई गई थी। धमाके के बादल पर लिखा था E=mc2। जब आइंस्टाइन ने ये शुमारा देखा, ये मैगज़ीन देखा, टाइम मैगज़ीन, तो वो बहुत रंजीदा हुए। उनका ख्याल था कि ये उनके साथ ज़्यादती है क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी तशद्दुद, फाशिज़म और हथियारों के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ बात की थी। उनके लिए ये बहुत ही बुरी बात थी कि अगर कहीं पर बम गिराया गया है और वो भी न्यूक्लियर बम, और उसके ऊपर तस्वीर आइंस्टाइन की लगाई गई है। ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने हिटलर की मुखालफत की, जर्मनी की शहरियत छोड़ी, अमेरिका की शहरियत इख्तियार करके हमेशा वहाँ की एजेंसीज़ के रडार पर रहे। लेकिन कम वक्त भी क्या दिखाता है कि इसी साइंटिस्ट ने अमेरिका को न्यूक्लियर हथियार बनाने का मशवरा दिया था, क्योंकि जर्मनी के बारे में खबर बहुत मशहूर थी कि जर्मनी ये हथियार बना चुका है और ख़दशा था कि किसी वक्त भी उसे अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि अमेरिका भी ये बम जापान के ख़िलाफ़ किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। अमन के प्रचारक इस साइंटिस्ट के सर पर वो तस्वीर बम बन के गिरी थी, जिसका शिकवा वो अक्सर जगहों पर मुख्तलिफ शख्सियात से करते रहे। उन्होंने इंटरव्यूज़ में कई मरतबा ये कहा कि उनके साथ ये बड़ी ज़्यादती की गई कि इस दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको सानिया कहा जाता है, ट्रेजेडी कहा जाता है, हिरोशिमा पर बम जो गिराए गए थे, उसके टाइटल मैगज़ीन पर जो है उनकी तस्वीर लगाई गई। आइंस्टाइन का शिकवा दुरुस्त था क्योंकि 1939 में अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा जाने वाला ख़त आइंस्टाइन ने नहीं बल्कि हंगेरियन फिजिसिस्ट लियू सिजर ने लिखा था और सिग्नेचर आइंस्टाइन ने किए थे। लियू ने आइंस्टाइन को इस बात पर तैयार किया था कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये बताए कि जर्मनी बहुत जल्द एटम बम बनाने वाला है और ऐसा ना हो कि जर्मनी न्यूक्लियर पावर बनकर सबसे पहले अमेरिका पर ही बम गिरा दे। अमेरिका के लिए इस वक्त जौहरी कुव्वत बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा करना इतना ज़रूरी है कि आइंस्टाइन को लेटर लिखना चाहिए प्रेसिडेंट को। बार बार कई साल तक जब लियू ये बात आइंस्टाइन से कहता रहा तो आइंस्टाइन एक बैनुल अक़वामी, एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी थी और वो एक तरक्की पसंद इंसान थे। वो इस पर एक अरसा तक टाल मटोल करते रहे, उसको ना में जवाब देते रहे। उन्होंने हिटलर के लिए उस वक्त इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया था जब नाज़ी जर्मन की तहरीक में हिटलर ने अपने साइंटिस्टों से ये कहा था कि एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है जो कि एक चार्टर है जिस पर उन सबको सिग्नेचर करने पड़ेंगे और उस सिग्नेचर करने के बाद उन सबको ऊपर ये लाजिम था कि वो अब ये माने तमाम प्रोफेसर्स कि जो कुछ उनको कहा जाएगा वो करेंगे। उस वक्त तमाम प्रोफेसर्स ने खालिस हिटलर और जर्मनी के लिए एक पेट्रियाटिक होने के नाते कुछ भी करने के लिए उसके ऊपर डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए थे। सिर्फ एक प्रोफेसर था उन तमाम प्रोफेसर्स में, प्रोफेसर आइंस्टाइन, जिन्होंने इनकार किया था और इसी बिना पर हिटलर जो है उनको सख्त नापसंद किया करता था। उसके बाद उनकी उससे बहुत लगती रही और बहुत जो है दोनों के बीच एक नाखुशगवार एक रिलेशन था। लेकिन आइंस्टाइन ने उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं किए। इसकी वजह यह है कि वो ये समझते थे और वो ये जानते थे कि हिटलर ये करने के बाद, क्योंकि जंगों का ज़माना था, आलमी जंगों का, और सब जानते थे कि वो किस किस्म की शख्सियत है, उनको ये शक था कि इन साइंसदानों से कोई भी ऐसा काम करवाया जाएगा जिसकी वजह से दुनिया में तबाही आ सकती है। लेकिन लियू सिजर ये जानता था कि सिर्फ आइंस्टाइन ही अमेरिका में ये काम करवा सकते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक बहुत मकबूल और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी था। एक ऐसी ही पर्सनालिटी जिसको बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स अपने यहाँ इन्वाइट करने के लिए बड़ा प्राउड फील करते थे अगर वो उनके घर चला जाता था या उनसे बात कर लिया करते थे। इक़्तिदार के आला ऐवानों यानी कि गवर्नमेंट्स तक उनको एक्सेस हासिल थी, वो जिससे जब चाहते वो बात कर सकते थे। उनकी थ्योरी रिलेटिविटी और उनके नज़रियात इस हद तक मकबूल हो चुके थे और सब ये जानते थे कि दुनिया को बदल के रख दिया उनके नज़रियात ने। बच्चे से लेकर बड़े तक उनके पीछे ऑटोग्राफ लेने के लिए भागते थे। आइंस्टाइन के लेटर ने प्रेसिडेंट को एहसास दिलाया कि जर्मनी जल्दी एक बहुत ताकतवर हथियार बनाने जा रहा है जो कि एक एटम बम है।
जिससे प्रेसिडेंट को एहसास हुआ कि एक्शन लेना तो बहुत ज़रूरी हो गया। लिहाजा प्रेसिडेंट ने एक एडवाइजरी कमेटी ऑन यूरेनियम बना दी। ये एडवाइजरी कमेटी ऑन यूरेनियम अमरीकी हुकूमत की एटम बम बनाने की कोशिश का आगाज़ थी। आपको ये भी बताएं कि जो लेटर लिखा गया था वो आइंस्टाइन ने नहीं लिखा था। वो लेटर जिस तरह के आपको बताया गया ल्यू ने लिखा था और उसमें उन्होंने तफसील से तमाम चीज़ें लिखी थी और बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि बम बनाया जाए। आइंस्टाइन ने सिर्फ सिग्नेचर किए थे। 1942 में इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मैनहट्टन का नाम दिया गया, लेकिन प्रोफेसर आइंस्टाइन ने इस प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। ये वजह नहीं है कि प्रोफेसर आइंस्टाइन इसमें काम नहीं करना चाहते थे, नहीं, वो इसमें काम करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अमेरिका की फ़ौज और उस टीम जो कि काम करी थी उसने वो ये जानते थे कि जो प्रोफेसर आइंस्टाइन है उनके बाएं बाजू के लेफ्टिस्ट कुछ ख्यालात के मालिक हैं। वो एक आइडियल शख्सियत के मालिक है, आइडियलिज्म पर यकीन रखते हैं और वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस उनका जो है वो उसको कहते थे कि ये सिक्योरिटी रिस्क है अमेरिका के लिए और हमारे लिए। और उस वक्त तक उनकी क्योंकि बीवी का भी इंतकाल हो चुका था और उनकी जो दोस्त थी एक रशियन लड़की थी और जिस पर अमेरिकन को बहुत ज़्यादा शक था कि ये एक स्पाई है। यही वजह थी कि वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे आइंस्टाइन पर। वो जिसके तहत अमेरिका ने अपना बम बनाया उसके लिए तमाम डायरेक्शंस आइंस्टाइन से ली जाती थी, लेकिन उनको दूर रख के उनको उस प्रोजेक्ट की मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता था। वो अपने घर रहकर उसके मुतालिक हिदायत देते थे। उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा दुख भी था कि उनको इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि उनका ताल्लुक जर्मनी से था बेसिकली और अमेरिका उनको एक रिस्क समझता था, उन पर ट्रस्ट नहीं करता था। इस प्रोजेक्ट के लिए 46 B-29 बम्बार तैयारों में ख़ास तरह की चेंजेस की गई थी। इसके अलावा कंपोजिट बम्बार ग्रुप के ऑफिसर्स को ख़ास तरह की ट्रेनिंग दी गई थी और एक आइलैंड में मौजूद फ़ौजी यूनिटों की लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी भारी अखराजात एक्सपेंडिचर्स खर्च किए गए थे। एक आइलैंड को जापान पर हमले के लिए लॉन्चिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इन तमाम सरगर्मियों पर, इन तमाम एक्टिविटीज़ पर कहा जाता था जो एक्सपेंडिचर्स का अंदाज़ा लगाया गया था वो तकरीबन $20 बिलियन थे और इसके अलावा थे जो उसके अलावा खर्च हुए। ये इस प्रोजेक्ट की हम बात करें कि जो इसके ऊपर $20 बिलियन कहा जाता है कि खर्च किए गए। बम तो बन गया, लेकिन शायद प्रोफेसर आइंस्टाइन को बम के गिराए जाने का भी इल्म नहीं था, क्योंकि कुछ अखबारात को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इस चीज़ का एतराफ़ किया कि नाजी जर्मनों के एटम बम बनाने के डर से उन्होंने उस लेटर पर सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अमेरिका इसको जापान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेगा। आपको ये भी बताएं कि बम गिराए जाने से पहले इसका एक तजुर्बा भी किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था मैक्सिको के एक डेजर्ट में, और इसका जो मशरूम क्लाउड था वो 40,000 फीट हाई गया था, इतना ऊंचा गया था, इतना ताकतवर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। और उसके बाद जो साइंटिस्ट उसको लीड कर रहे थे उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बोले थे कि हम इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। यूएस न्यूक्लियर वेपन कास्ट स्टडी प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें, इस रिपोर्ट में अगस्त 1998 में ये मुकम्मल की गई और इसकी बुनियाद पर एक किताब भी लिखी गई जो पब्लिश भी हुई और जिसका नाम था एटॉमिक ऑडिट। इसमें भी बहुत सी तफसीलात इस हवाले से मिलती हैं। ये तो आप जानते हैं कि ये 2 एटम बम जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, जिसके नतीजे में दोनों शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। और एटमी हमले से चंद घंटे पहले हैरी एस ट्रूमैन ने जापान को ख़बरदार करते हुए कहा था कि अगर हमारी कंडीशंस तुमने ना मानी तो तुम्हारे ऊपर आसमान से बरसने वाली एक ऐसी तबाही के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ कि जिसकी मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं होगी। इस हमले के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के साइंटिस्टों को एक ट्रिब्यूट भी पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तारीख का सबसे बड़ा साइंसी जुआ खेला और जीत लिया। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम का नाम लिटिल बॉय था। इसके ऊपर भी एक मूवी मौजूद है इस नाम से, आप वो भी देख सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोग फौरी तौर पर हलाक हो गए थे और लाखों ज़ख्मी भी हुए थे। लेकिन इसके नतीजे में ये भी कहा जाता है कि जापानी फ़ौज ने जंग अज़ीम में के दौरान हथियार डाल दिए थे और इस तरह आलमी जंग का ख़ात्मा हो गया था। अगर हम ये बात करें कि अब इस वक्त दुनिया में ये वाली ताकत रखने वाले कितने कंट्रीज़ हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि तकरीबन 9-10 कंट्रीज़ हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया, बरतानिया, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, इज़राइल और नॉर्थ कोरिया मेरा ख्याल है कि शामिल हैं। लेकिन हमें उस एक बर्बादी को याद रखना चाहिए कि वो कितनी बड़ी बर्बादी थी कि अब दुनिया के जो हालात हैं, ज़रा सा भी कहीं पर कुछ ऐसा होता है तो दूसरा मुल्क ऐसा सोचने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन दुआ करते हैं कि इस दुनिया पर दोबारा कभी ऐसा वक्त ना आए कि जब ऐसे बम गिराए जाए। आइंस्टाइन और हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बमों से क्या ताल्लुक़ था? ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है, लेकिन क्यों ना
कुछ थोड़ी सी बात कर लीजिए आइंस्टाइन की ज़िंदगी पर भी। प्रोफेसर आइंस्टाइन, जिनको दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान कहा जाता है, सबसे ज़हीन साइंटिस्ट कहा जाता है, अगर आप उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म है उनकी ज़िंदगी पर बनाई गई, बायोग्राफी है एक, जो कि नेशनल जियोग्राफिक ने बनाई है और उसका नाम है जीनियस। जीनियस के नाम से ये फ़िल्म मैंने इससे पहले बायोग्राफी के तौर पर फ़िल्म की सूरत में कोई बायोग्राफी इतनी बेहतरीन बनी हुई नहीं देखी जैसी कि ये है। ये कुछ पार्ट्स में है, फिल्म सीरीज़ है, एक छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप इसको मुकम्मल तौर पे एक उसमें भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोफेसर आइंस्टाइन के बचपन से लेकर और उनके आखिरी उम्र तक, आखिरी लम्हे तक दिखाया गया है कि वो क्या करते रहे, किस तरीके से एक आम इंसान पर जैसे सोसाइटी के दुनिया के प्रेशर्स होते हैं, उसी तरीके से एक दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान पर भी थे जिसने अपने नज़रियात के थ्रू इस दुनिया को बदल दिया। कैसे वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर लगाता है कि उसको दाखिला मिल जाए, उसको वो दाखिला नहीं मिल पाता। कैसे वो प्रोफेसर्स के पास चक्कर लगाता है कि उसकी बात मान ली जाए, उसके थीसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, वो जो कहना चाहता है, जो रिलेटिविटी की थ्योरी वो बयान कर रहा है, उसको समझा जाए वो क्या कह रहा है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं होते थे। इसके अलावा उसकी जो उनकी पर्सनल लाइफ थी उसके ऊपर भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। मसलन ये कि कैसे वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, कैसे वो अपने बाप के जो उनके आदर्श होते हैं, उनकी जो ख्वाहिशात है, उनके ख़िलाफ़ जाकर अपना काम करते हैं, गो के उनके वालिद कुछ और चाहते थे। उसके बाद कैसे वो ज़्यूरिख और स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं, वहाँ पर कैसे उनको एक लड़की से इश्क होता है। फिर उसके बाद अगले उसमें उनको एक जो अगला इश्क होता है वो एक ऐसी लड़की से होता है जो पूरी क्लास में, वो यूनिवर्सिटी में जब दाखिला लेते हैं तो आइंस्टाइन से भी ज़्यादा ज़हीन स्टूडेंट थी। वो एक स्पेशल पर्सन थी जिनको चलने में प्रॉब्लम थी। उसके बाद उनकी उससे शादी भी होती है, लेकिन वो शादी नहीं चल पाती। उस दौरान उनको किस किस्म की मेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं और कैसा वो खौफनाक रिश्ता आखिर में उस नतीजा निकलता है उसका। लेकिन वो लड़की थी, वो औरत थी जिसने प्रोफेसर आइंस्टाइन के तमाम थीसिस और तमाम थ्योरीज जो पेश की गई उसमें उनका भी हाथ था, उन्होंने उनका साथ दिया। और कई जगहों पर कहा जाता है कि बहुत सी ऐसी थ्योरीज थी कि शायद वो उनकी हों। ये सब चीज़ें जो है आपको इस मूवी में मिलेंगी। और कैसे प्रोफेसर आइंस्टाइन ने हिटलर की मुखालफत की, उस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत नहीं किए, जर्मनी को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हिटलर की बात नहीं मानी। उसके बाद जब अमेरिका में आए तो तब भी जो है वो उनको तस्लीम नहीं किया गया, उनसे काम करवाया जाता रहा, उनको बहुत एक हाई प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन दिल से उनको उन पर ट्रस्ट नहीं किया गया। तो ये एक ऐसी फिल्म है कि जिसको देखकर आप बहुत शानदार महसूस करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा साइंटिस्ट, एक ऐसा इंसान गुजरा है कि जिसके बारे में हम जानते हैं और हमने देखा उसकी ज़िंदगी को। बहुत शुक्रिया, दोबारा भी मुलाकात होगी एक और टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए।